आईएएस नाम तो सुना ही होगा। क्या होता है इसका मतलब? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। यह भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है दोस्तों। इसका गठन पहले किया गया था तो इसका नाम था इम्पीरियल सिविल सर्विसेज, यानी आईसीएस इसका नाम था दोस्तों। और जो आईएएस होती है इसकी परीक्षा कौन कंडक्ट कराता है? वो कराता है यूपीएससी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है इसकी परीक्षाएं दोस्तों आइए जानते हैं पहले कुछ इससे इतिहास के बारे में। क्या रहा है इसका इतिहास? 1858 में जब इसको इस्टेब्लिश किया गया तो इसका नाम रखा गया था आईसीएस, यानी इम्पीरियल सिविल सर्विसेज। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर आईएएस रख दिया गया, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नाम रख दिया गया। आईएएस इज़ द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, यानी कि जो आईएएस होती है वह सबसे उच्च लेवल की प्रशासनिक पोस्ट होती है एमंग द 24 सर्विसेज, यानी कि जो और 24 इसमें, यानी यूपीएससी जिन 24 सर्विसेज की परीक्षाएं करवाता है उसमें आईएएस सबसे टॉप रैंक पे होती है। इसके बाद आता है आपका आईपीएस आता है, आईएफएस आता है, और इसके बाद अदर्स इसमें से सर्विसेज आती हैं। ठीक है दोस्तों। ऑफिशियली इसका जो नाम है, जो कंडक्ट एग्जामिनेशन होता है उसका नाम है सीएसई बोलते हैं, यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बोलते हैं। ये परीक्षाएं कब कब होती हैं? कंडक्टेड ईयर बाय, यानी कि प्रत्येक वर्ष इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जाता है। जब इसमें कोई भी ऑफिसर सेलेक्ट होता है आईएएस की पोस्ट पर तो उसे कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया जाता है? यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, या पब्लिक सेक्टर में उसको एम्प्लॉयड किया जाता है। और कहाँ कहाँ? यानी कि डेपुटेशन आउटसाइड इंडिया, यानी भारत के बाहर भी जो प्रतिनिधि मंडल रखे जाते हैं वहाँ पे भी उनकी नियुक्ति की जाती है। और आईएएस ऑफिसर कैन बी इंगेज्ड इन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो अंतर सरकारी संगठन हैं जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, द यूनाइटेड नेशंस है, और ऐसी कई एजेंसियां हैं जो जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसमें भी इस लेवल के अधिकारियों को ही वहाँ पे रखा जाता है, यानी वहाँ पे एम्प्लॉयड किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है दोस्तों? सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी मेड थ्रू द प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, यानी कि जो इसके सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वह पहला प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, यानी प्रीलिम्स इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद मेंस एग्ज़ाम करवाया जाता है, एंड लास्ट में इसका क्या होता है? इंटरव्यू, या जिसको कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, उसका टेस्ट किया जाता है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस बिगिन मंथ ऑफ जून एंड कंडक्ट इन अप्रैल, यानी कि इसके जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वह जून में प्रारंभ होता है एंड अप्रैल तक चलता है। फाइनल मेरिट लिस्ट इसकी कब आती है? मई में इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। एग्ज़ाम कराता हो कौन है? मैंने पहले ही बता दिया है, सीएसई इसका एग्ज़ाम कराती है। और एग्ज़ाम लेवल क्या होता है? यह नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है दोस्तों। और ऑर्गेनाइजिंग बॉडी इसकी क्या है? मैंने बता रखा है आप लोगों को, यूपीएससी इसकी क्या है? ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। और एग्ज़ाम टाइप क्या होता है? एग्ज़ाम किस प्रकार का होता है? तो ये होता है पेन एंड पेपर बेस्ड ऑफलाइन पेपर होता है। अभी मैक्सिमम पेपर ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन आज भी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो पेन एंड पेपर के माध्यम से ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें नंबर ऑफ़ सर्विसेज, यानी कि यूपीएससी जितनी भी आपकी एग्ज़ाम करवाता है उसमें से, यानी कि 24 सर्विसेज शामिल है उसमें। ठीक है दोस्तों। और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, यानी कि एक कैंडिडेट कितने अटैम्प्ट्स जनरली दे सकता है, उसके पास 6 अटैम्प्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी रहती है वो हर साल वेरी करती है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं प्रत्येक साल 1100-1200 के आसपास आती है। और इसका रजिस्ट्रेशन प्रत्येक साल लगभग 7-8 लाख बच्चे प्रत्येक साल रजिस्ट्रेशन करते हैं इसका। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि ये परीक्षा कितनी कठिन है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7-8 लाख कैंडिडेट में से सिर्फ 1100-1200 कैंडिडेट ही फाइनल लिस्ट में चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों।
और आइए देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि आप लोगों अगर कोई भी इस एग्ज़ाम में बैठना चाहता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों। पहली चीज़ तो नेशनैलिटी के बारे में, यानी मस्ट बी इंडियन, यानी कि इंडियन होना यानी भारतीय होना ज़रूरी है, जिसमें से कुछ सेवाएं जैसे कि IAS IPS और IFS, इसमें तो मैंडेटरी है कि आपको इंडियन होना ही चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपको चाहिए यानी शैक्षिक योग्यता में बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री यानी स्नातक की डिग्री चाहिए। मिनिमम एज लिमिट जो है वो 21 ईयर है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 32 ईयर्स है। और इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है दोस्तों। रिलैक्सेशन फॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट अपर एज लिमिट, यानी कि जो लोअर एज लिमिट है उसमें कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, यानी कोई भी छूट नहीं दी गई है। लेकिन जो अपर लिमिट एज है उसमें आपको कुछ छूट दी गई है, जैसे कि SC या ST के कैंडिडेट हैं तो उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स अप टू 37 ईयर, यानी कि अनलिमिटेड अटैम्प्ट, यानी कि आप 21 साल से 37 ईयर के जब तक ना हो जाएं तब तक आप अनलिमिटेड अटैम्प्ट दे सकते हैं। यह सिर्फ SC और ST कैंडिडेट के लिए है, जबकि OBC के कैंडिडेट के लिए 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि आप ऐसे ही 6 अटैम्प्ट्स आपको जनरली मिलते हैं, इसके बाद आपको 3 साल की छूट दी जाती है, यानी कि 6 3 9, यानी कि आप 9 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। डिफेंस सर्विसेज पर्सनल, यानी कि जो लोग डिफेंस सर्विसेज में सेवारत हैं उनको भी 3 साल की इसमें छूट दी गई है। और एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट दी गई है। जो लोग एक्स सर्विसमैन में वो लोग सैनिक सेवा में वो कम से कम 5 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके बाद उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और 10 साल की छूट किसको दी गई है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, यानी ब्लाइंड डीफ, यानी कि जो लोग अंधे हैं, या डीफ म्यूट यानी कि बहरे हैं जो सुन नहीं सकते, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पर्सन। अब भारत सरकार के साथ रहकर क्या क्या काम करना पड़ता है। पहला चीज़, सरकार के मामलों को संभालना, नीति बनाना और उसका कार्यान्वयन करना। ठीक है दोस्तों। दूसरा, मजिस्ट्रेट के रूप में क्षेत्र के कानून और व्यवस्था, यानी कि सामान्य प्रशासन और विकास कार्यों को देखना। सचिव के रूप में आपको नियुक्त किया जा सकता है और संयुक्त सचिव के रूप में भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। उप सचिव के रूप में भी आपको कार्य संभालना पड़ सकता है दोस्तों। नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि फाइनेंस हो गया और अदर सेक्टर में।